1000 साल। जरा सोच कर देखिए। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे साम्राज्य की बात करने वाले हैं जिसे अनगिनत बार मिटाने की कोशिश की गई, जो बार बार राख में मिला, लेकिन हर बार बिल्कुल एक फीनिक्स की तरह वो उस राख से फिर उठ खड़ा हुआ। ये कहानी है हमारे भारत की, प्राचीन पहाड़ों की खामोशी से लेकर आज के इस आधुनिक युग के शोर तक का एक अद्भुत सफर। अब एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। मेहरगढ़ की कच्ची ईंटों से अपनी शुरुआत करने वाली ये सभ्यता आज चंद्रमा के उस अंधेरे हिस्से तक कैसे पहुंच गई जहां कोई और नहीं जा सका। इतने भयानक आक्रमण, इतना विनाश, फिर भी यह सभ्यता कैसे बची रही? इसका जवाब इसके अपने असाधारण इतिहास में ही छिपा है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटते हैं। 9000 ईसा पूर्व, बलूचिस्तान का मेहरगढ़। दुनिया के पहले किसान और इंजीनियर यहीं बसने लगे थे। और आपको हैरानी होगी, खुदाई में जो इंसानी जबड़े मिले हैं ना, उनसे पता चलता है कि ये लोग पत्थर की बारीक ड्रिल से दांतों का इलाज करते थे। मतलब डेंटिस्ट्री हजारों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। फिर 3500 ईसा पूर्व में आती है सिंधु घाटी सभ्यता, एकदम मॉडर्न ग्रिड सिस्टम वाले शहर। 1900 ईसा पूर्व के आसपास प्रकृति के बदलावों ने इसे भले ही कमजोर किया, लेकिन 600 ईसा पूर्व तक आते आते ये फिर से 16 महाजनपदों के रूप में दुनिया के सामने सीना ताने खड़ी हो गई। यहीं से शुरुआत होती है हमारे पहले अध्याय की, स्वर्णिम युग का उदय। एक ऐसा दौर जो ज्ञान और बेहिसाब संपदा से भरा था। जरा मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के उस शानदार दौर की कल्पना कीजिए। ज्ञान, दर्शन और अपार दौलत का एक ऐसा संगम जिसने पूरी दुनिया की आंखें चौंधिया दी। आचार्य चाणक्य ने अखंड भारत का विजन दुनिया के सामने रखा। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अस्त्र छोड़ दिए और शांति का मार्ग चुना। आर्यभट्ट, उन्होंने दुनिया को शून्य दिया। जरा सोचिए, इसके बिना आज का साइंस कहाँ होता। सुश्रुत ने आयुर्वेद की नींव रखी और नालंदा जैसे विशाल विश्वविद्यालय बने जहां एक साथ 10,000 छात्र पढ़ते थे। ये वो सभ्यता थी जिसने तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से पूरी दुनिया का नेतृत्व किया। लेकिन फिर आता है हमारा दूसरा अध्याय, आक्रमण और अखंड प्रतिरोध। शांति के उस सुनहरे आसमान पर अब विनाश का एक भयानक तूफान आने वाला था। इतिहास का पहिया कभी एक जगह नहीं रुकता। विदेशी आक्रमणों के काले बादल घिरने लगे थे। ये इतिहास का एक बहुत बड़ा और क्रूर विरोधाभास है। एक तरफ हमारे पास विजयनगर और नालंदा का ज्ञान था, अपार वैभव था, जहां युद्ध के भी कुछ नैतिक उसूल होते थे, निहत्थों पर वार नहीं किया जाता था। और दूसरी तरफ थे गजनी और खिलजी जैसे विदेशी हमलावर, जिनके लिए युद्ध का बस एक ही मतलब था, खौफ, तबाही और बेरहम कत्लेआम। सोमनाथ जैसे पावन मंदिरों को निर्ममता से लूटा गया, सदियों की आस्था को पल भर में खंडित कर दिया गया। उस अंधकार के दौर की सबसे दर्दनाक सच्चाई इस एक नंबर में सिमटी हुई है, 3 महीने। 1193 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का आदेश दिया, तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? वहां इतनी किताबें, इतने शोध ग्रंथ थे कि वो आग लगातार 3 महीने तक जलती रही। हजारों सालों का खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद का अनमोल ज्ञान, वो सब उस भयंकर आग में राख बनकर हवा में उड़ गया। लेकिन इस खौफ के बीच भी शौर्य की ज्वाला कभी बुझी नहीं। तराइन के युद्ध के बाद जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बनाया गया और उनकी आंखें गर्म सलाखों से फोड़ दी गईं, तब उनके मित्र चंद्रबरदाई ने उन्हें एक अमर दोहा सुनाया। 4 बांस, 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। और बिल्कुल इसी आवाज की दिशा पकड़कर एक अंधे सम्राट ने अपने अचूक शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी के सीने को चीर दिया। अपनी मातृभूमि का वो प्रतिशोध आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन इस अखंड प्रतिरोध की कीमत बहुत बहुत भारी थी। इस आंकड़े को देखिए, 16,000 वीरांगनाएं। 1303 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर छल से घेरा डाला, तब रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 16,000 महिलाओं ने दुश्मन के नापाक हाथों में जाने से बेहतर दहकती आग में कूदना चुना। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर कर लिया। जब खिलजी उस किले में घुसा ना, तो उसे उन वीरांगनाओं की पवित्र राख के सिवा और कुछ नहीं मिला। और यहीं से कहानी मुड़ती है अध्याय 3 की तरफ, मुगल सत्ता और मराठा शौर्य, जहां से प्रतिरोध की एक नई चिंगारी ने जन्म लिया।
मुगलों के दौर में आलीशान इमारतें तो बहुत बनी, लेकिन उन इमारतों की नींव में किसानों से वसूला गया भारी लगान और एक भयानक दमन छिपा था। जब कई राजा महाराजा महलों में घुटने टेक रहे थे, तब अरावली के घने जंगलों में महाराणा प्रताप ने अपना राजसी सुख त्याग दिया। उन्होंने स्थानीय भील आदिवासियों के साथ मिलकर मुगलों की उस विशाल सेना को नाको चने चबा दिए। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध की वो घटना कौन भूल सकता है, जब उनका वफादार घोड़ा चेतक अपना एक पैर कटने के बावजूद 25 फीट चौड़ा नाला पार कर गया। मुगलों की वो अपार दौलत भी महाराणा प्रताप का मस्तक कभी झुका नहीं पाई। स्वाभिमान का ये अटूट संकल्प अगली पीढ़ियों तक भी गया। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य की रक्षा करते हुए उनके पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब ने धोखे से बंदी बना लिया था। 40 दिनों तक, लगातार 40 दिनों तक उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल ली गईं, खाल खींची गई, लेकिन उस शेर की दहाड़ कम नहीं हुई। उनका एक ही उद्घोष था, मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगा। इस शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी भयंकर क्रांति ला दी जिसने मुगल साम्राज्य की नींव को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे अध्याय पर, ब्रिटिश राज और स्वतंत्रता संग्राम। गुलामी की उन जंजीरों से लेकर आज़ादी की खुली हवा तक का सफ़र। मुगलों के बाद एक और तूफान आया जो बहुत चालाक था। व्यापार के बहाने हाथ जोड़कर भारत आए अंग्रेजों ने बाटों और राजकरों की खतरनाक नीति अपनाई। उन्होंने अपनों की गद्दारी का पूरा फायदा उठाया। 1757 में प्लासी की युद्ध के धोखे से लेकर ठीक 100 साल बाद 1857 के उस पहले महासंग्राम तक, जहां रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे जैसे वीरों ने क्रांति की नींव रखी। फिर 1919 का वो काला दिन, जब जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा कर रहे निहत्थों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं। इस सोने की चिड़िया को पूरी तरह कंगाल कर दिया गया और अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार 1947 में स्वतंत्रता का सूर्य उदय हुआ। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, यह आज़ादी हमें ऐसे ही खैरात में नहीं मिली थी। जब एक तरफ सत्य और अहिंसा का मार्ग चल रहा था, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने पूरे देश की नसों में बिजली दौड़ा दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस दहाड़ के साथ जब आज़ाद हिंद फौज ने अपने कदम आगे बढ़ाए, तो उस अजेय ब्रिटिश साम्राज्य को भी समझ आ गया था कि अब उनका वक्त इस धरती पर खत्म हो चुका है। मगर सच तो ये है कि इस आज़ादी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 1947 की वो रात, जहां एक तरफ आज़ादी की खुशी लेकर आई, वहीं दूसरी तरफ विभाजन का एक बहुत गहरा दर्द भी दे गई। नक्शे पर खींची गई महज एक लकीर ने सदियों पुराने रिश्तों को हमेशा के लिए बांट दिया। लाखों लोग रातों रात बेघर हो गए और स्वतंत्रता की वो भोर आंसुओं और खून से लाल हो गई थी। और अब हम पहुंच चुके हैं इस प्रस्तुति के आखिरी और सबसे अहम अध्याय पर, अध्याय 5, राख से उठता आधुनिक भारत, एक अजेय यात्रा। इतने भयानक विनाश और बंटवारे के बाद भी एक बिखरे हुए देश ने पूरी दुनिया को हैरत में डालते हुए फिर से उड़ान भरने की तैयारी शुरू कर दी। जरा इस अहम आंकड़े पर गौर कीजिए, 93,000। अंग्रेजों के जाने के बाद जिस देश को बेहद कमजोर समझ लिया गया था ना, उसी आधुनिक भारत ने अपनी सैन्य ताकत का वो लोहा मनवाया कि 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटने टेकने पड़े। आपको बता दूं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और ये प्रगति सिर्फ सेना तक सीमित नहीं थी, ये तो विज्ञान और एकता की एक नई महायात्रा की शुरुआत थी। 1947 में 562 अलग अलग रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाया गया। सोचिए, जिस देश का पहला रॉकेट एक साइकिल के कैरियर पर रखकर ले जाया गया था, उसी देश ने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और फिर 2023, जब हमारे चंद्रयान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई और देश नहीं कर सका, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शान से अपना तिरंगा लहराना। आज की सच्चाई क्या है? आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। स्पेस और AI जैसी टेक्नोलॉजी में हम दुनिया को लीड कर रहे हैं।
योग और आयुर्वेद की अपनी प्राचीन जड़ों के साथ वैश्विक मंच पर चमकते हुए हम एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी अजेय युवा शक्ति, जो डिजिटल क्रांति के दम पर लगातार हर दिन एक नया इतिहास लिख रही है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बातें नहीं है, ये आज के हर भारतीय की रगों में बहता वो जज्बा है जो हमें कभी रुकने या झुकने नहीं देता। और अंत में ये एक पंक्ति हमारी इस पूरी कहानी का एकदम सटीक निचोड़ है। इतिहास असल में हमें ये नहीं सिखाता कि कोई सभ्यता कितनी बार गिरी या उसे कितनी बार लूटा गया। इतिहास हमें ये सिखाता है कि वो राख से कितनी बार और कितनी ताकत से फिर से उठी। मेहरगढ़ की उन कच्ची ईंटों से लेकर चंद्रमा की उस ठंडी सतह तक इस धरती ने अनगिनत घाव सहे हैं, लेकिन हर बार, हर एक बार ये पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटी है। आज जब भी हम अपनी इस अजेय यात्रा को देखते हैं तो बस एक ही सवाल जहन में गूंजता है, इस महान चक्र का अगला स्वर्णिम अध्याय आखिर कितना विशाल होने वाला है।